नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. Well, we start the class. We have been doing Indian Contract Act, and in that case so far I have completed the section 2. Section 2 का बेयर एक्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, and as I said we will again do the same clauses 2A 2B, इनको हमें दोबारा पढ़ना पड़ेगा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. So the first step is what? The proposal. 2A, section 2A proposal, and within this topic you get several subtopics where you have to write what? Short note. इसी टॉपिक में आपको कुछ सब टॉपिक्स मिलते हैं जहां पर आपसे मेंस में पूछते हैं आपसे कि राइट शॉर्ट नोट ऑन इनविटेशन टू ऑफर, शॉर्ट नोट ऑन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, शॉर्ट नोट ऑन स्पेसिफिक और जनरल ऑफर्स, इस तरीके से. और वहां पर हमें पढ़ने पड़ते हैं ढेर सारे केस लॉज, और उन केस लॉज से आपको क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में. तो एज आई सेड वी हैव टू स्टडी नॉट ओनली द बेयर एक्ट बट ऑल्सो द केस लॉज इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में केस लॉज भी पढ़ने पड़ते हैं, एंड केस लॉज आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड समटाइम्स मोर इंपॉर्टेंट. तो यहां पे ध्यान रखेंगे आप लोग केस लॉज में कैसे करना पड़ेगा आपको. देयर इज डिफरेंस ऑल्सो. सी इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर आप थोड़ा कंपैरिजन करें इस तरीके से, सपोज वन बुक इज व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशन. सेकंड इज कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड इज आईपीसी, एंड फोर्थ यू कैन से टॉर्ट. दीज आर द 4 बुक्स. और यहीं पर आप देखिए कि ऐसा नहीं कि केस लॉज अगर पढ़ने हैं हम लोगों ने तो यू विल सी देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द वे ऑफ स्टडिंग और लर्निंग द केस लॉज. केस लॉज को अगर तैयार करना हो तो एज पर बुक आपकी स्ट्रेटेजी चेंज हो जानी चाहिए. जैसे इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यू नीड टू लर्न ओनली द नेम ऑफ केस नेम, you need to learn the case name and you need to learn what was held, यानी कि डिसीजन. कॉन्स्टिट्यूशन में आपको केवल 2 ही बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं. एक तो केस लॉ का नाम याद कर लीजिए, मेनका गांधी में क्या कहा गया था, है ना, और जितने भी केसेस हैं किसमें क्या, कौन से केस में किस फंडामेंटल राइट को किस राइट को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया. इस तरीके से केवल जजमेंट पर फोकस करते हैं हम लोग. आईपीसी में जनरली हम लोग केस लॉ का नाम रेयरली याद रखते हैं, वहां पर फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. कुछ केस लॉज हैं लेकिन मेनली हमारी कंसंट्रेशन होती है फैक्ट्स पर, टेक्निकलिटीज पर और उनको समझने पर. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में आपको नेम रटा होना चाहिए. कॉन्ट्रैक्ट के केस लॉज के आपको फैक्ट्स रटे होने चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट के केस लॉ का आपको डिसीजन भी आना चाहिए, उसमें क्या कहा गया था. तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी एंड टॉर्ट में तो सेम ही है जैसे कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं हम लोग. तो ध्यान रखना कॉन्ट्रैक्ट में जो केस लॉज हम लोग पढ़ेंगे वहां पर आपको केस लॉज का नाम याद रखना है, नंबर 1. उस केस लॉ के फैक्ट्स को ढंग से अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा, नंबर 2. और उसमें क्या डिसीजन दिया गया था ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको. क्लियर? क्योंकि ये पता होना चाहिए अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं तो वो केस लॉज वहां पर कितने इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, वो नहीं पता होगा तो कैसे करेंगे तैयारी. चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी पर. हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन 2. सेक्शन 2A इज डिफाइंस व्हाट? सेक्शन 2A डिफाइंस प्रपोजल, एंड अगेन सी this is the basic premise. As we know, this is for the purpose that agreement is what? Agreement becomes contract. It must be enforceable by law and that it must satisfy the conditions of section 10. अब देखिए
हम लोग जो बात करते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि एक लीगली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, ऐसा एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल हो, ठीक। तो एग्रीमेंट में क्या ऐड कर दिया, व्हेन एग्रीमेंट is enforceable by law it becomes a contract, and when it becomes contract, when it is enforceable by law, when it complies with the conditions of section 10। तो एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, ये हमने कल भी पढ़ा था। लेकिन एग्रीमेंट के लिए, एग्रीमेंट को एनफोर्सेबल करने के लिए जो पहला स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप है, वो कौन सा होता है आपका, ऑफर या प्रपोजल। तो वो जो ऑफर है दैट ऑल्सो शुड बी एज पर लॉ, वो भी, उसकी भी अपनी कुछ मिनिमम कंडीशंस हैं, वो फुलफिल होनी चाहिए। और उनमें से एक कंडीशन है, उनमें से एक कंडीशन है दिस, दैट in order to create a valid contract, it is necessary that the offer should be made with the intention to create legal relationship। ये पहला है और यही टॉपिक का आपका नाम है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। शॉर्ट नोट इसी पे लिखिए बस। तो जो पहली रिक्वायरमेंट है इन ऑर्डर टू क्रिएट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये भी जरूरी है कि वो जो प्रपोजल आप मेक कर रहे हैं दैट शुड बी विद एन इंटेंशन टू क्रिएट एन ऑफर, टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब जब सेक्शन 2 की डेफिनेशन पढ़ोगे कुछ सबको आइडिया लगेगा कुछ। ये रहा आपके सामने सेक्शन 2A, पढ़ते हैं जरा इसको देखिए। व्हेन वन पर्सन, दिस इज द वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर व्हाट, हिज विलिंगनेस, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा सिग्निफाई करता है, फॉर व्हाट, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, व्हाई, विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर, उस व्यक्ति की सहमति लेने के लिए, टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस ही इज सेड टू मेक ए प्रपोजल। तो वो कहलाता है कि उसने प्रपोजल किया। ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, दोबारा अब ये रिपीट करना पड़ेगा बार बार, मुझे ध्यान रखना। तो आप ये मत समझना कि आप बार बार क्यों समझा रहे हो, क्योंकि ये चैप्टर की नेचर ही ऐसी है, सेक्शन 2A को बार बार समझना पड़ेगा। तो सेक्शन 2A प्रपोजल सेज व्हाट, कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिग्निफाई करता है, यानी कि कम्युनिकेट करता है, क्या करता है, हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ करने के लिए या कोई कार्य नहीं करने के लिए। और उसकी इंटेंशन क्या है, इंटेंशन उसकी ये है कि जिस व्यक्ति को वो कम्युनिकेट कर रहा है वो व्यक्ति उसको अपनी सहमति दे। तो जब वो इस तरीके के स्टेटमेंट देगा, when he makes such an statement with that kind of intention, then he is said to make a proposal। and now गौर से अगर आप देखेंगे इसमें, तो you will find that कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि that statement, that communication of the statement must be made with a view to create a legal relationship। ऐसा इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि the intention should be to create legal relationship, ये बेरेट में लिखा हुआ नहीं है। और मैं आपको क्या टॉपिक पढ़ा रहा हूं, हमने टॉपिक क्या पिक किया है कि इट इज नेसेसरी दैट द ऑफर शुड बी मेड विद एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। कॉन्ट्रैक्ट के लिए यह भी जरूरी है कि जो ऑफर किया जा रहा है वो कैसे दिया गया हो, वो लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करने की इंटेंशन से दिया गया हो। तो ये जो एलिमेंट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ये कहां से आ गया, ये तो बेरट में है ही नहीं। सेक्शन 2A की जो डेफिनेशन है वहां पर आपको नहीं दिख रहा होगा कहीं पर भी, यहां पर है ही नहीं है कहीं पर भी। व्हाट इज द सिग्निफिकेशन, ही मस्ट सिग्निफाई मींस ही मस्ट कम्युनिकेट्स हिज विलिंगनेस विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट। उसकी इंटेंशन सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति मेरी जो इच्छा है उसको एक्सेप्ट करे, बस। तो ये जो एलिमेंट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ये आया कहां से, तो ये आया देखिए केस लॉज के माध्यम से। दूसरा ये आया विद द नेचर ऑफ दिस, कि नेचर ऑफ द एक्ट। हम क्या बात कर रहे हैं, सेक्शन 2H की बात करते हैं हम। तो सेक्शन 2H अगर आप पढ़ेंगे ढंग से दोबारा, क्या था वो सेक्शन 2H, ये रहा आपके सामने। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी ए कॉन्ट्रैक्ट।
कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो। तो एनफोर्सेबल बाय लॉ के में जो बात की सेक्शन 10 की जो कंडीशंस हैं, उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि वो जो ऑफर किया जा रहा है वो ऑफर अपने आप में उस इंटेंशन के साथ हो कि यस वी आर गोइंग टू एंटर इनटू सम काइंड ऑफ लीगल रिलेशनशिप। ऐसा नहीं हो कि जैसे अगर कोई सोशल एग्रीमेंट है, सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं कई बार सोशल एंगेजमेंट्स के लिए होते हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल देखिए सच एन एग्रीमेंट टू गो टू ए मूवी, इसी की बात लेता हूं, टू गो फॉर ए वॉक, टू प्ले सम गेम, इसी की बात करते हैं। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है, सपोज इफ आई से टू यू, अगर मैं आपसे कहता हूं कि चलो फिल्म देखने चलोगे, चलो खेलोगे, है ना, तो कहीं वॉक पे चलोगे मेरे साथ, तो यहां पर आप देखो व्हाट आई एम सेइंग, आई एम नॉट ए माइनर, आई एम नॉट ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, आई एम मेकिंग एन स्टेटमेंट, आई एम सिग्निफाइंग टू यू माई विलिंगनेस टू डू समथिंग, टू कम विद मी, टू वॉच ए मूवी, टू गो फॉर ए वॉक, टू हैव डिनर, है ना। तो ऐसे देखा जाए तो सारी की सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं। अगर मैं सौरभ से कहूं कि सौरभ फिल्म देखने चलोगे मेरे साथ, फिल्म देखने चलो मेरे साथ, या क्या तुम मेरे साथ फिल्म देखने चलोगे, या आई विश यू कम अलोंग विद मी टू वॉच ए मूवी, एंड नाउ ही सेज यस आई एक्सेप्ट योर ऑफर, वेरी गुड। अब मैंने ऑफर किया, उसने एक्सेप्टेंस दे दी, ये क्या बन गया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू प्रॉमिस हो गया। बोथ आर मेजर्स, बोथ फ्री कंसेंट है। तो फिर आप कहो अगर कि साहब ये तो एक लीगली एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर इंटेंशन ऐसी नहीं है कि हमें कोई लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं। मान लीजिए सौरभ भाई साहब पहुंच जाए सिनेमा हॉल और वहां से फोन करें, हाँ सर कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे, अरे सौरभ पहुंच गए क्या तुम, अरे अरे सौरभ मैं तो मजाक कर रहा था, अब ये मुझे सू कर दे, हाउ डेयर यू टू डू दैट विद मी, मुझे पढ़ना था, मुझे ये करना था, दिस दैट। तो कैन द कोर्ट अवॉर्ड सच, नो, बिकॉज देयर वाज नो सच इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो सेक्शन 10 की जो रिक्वायरमेंट है, जो एनफोर्सेबिलिटी है, ये इस स्लाइड को ढंग से देखिए आप, अब आपको समझ में आएगी बात ये कि एग्रीमेंट को अगर कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करना हो तो ये जरूरी है कि दैट दिस शुड बी एनफोर्स्ड बाय लॉ, and for that purpose it is also necessary that section 10 conditions should be complied, but along with this इसके साथ साथ ये भी जरूरी है what कि offer must be made with an intention to create legal relationship। so इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो प्रॉमिस ऐसे हैं, जो सोशल एंगेजमेंट्स के प्रॉमिसेस हैं, गोइंग फॉर मूवी, गोइंग फॉर वॉक, फॉर सम गेम, बिकॉज ये जो ऐसे एग्रीमेंट हैं, सच एन एग्रीमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी ए कॉन्ट्रैक्ट, समझे, एंड कैन नॉट बी एनफोर्स इन ए कोर्ट। इसलिए हम कहते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पर देयर इज एब्सेंस ऑफ इंटेंशन यहाँ पर। तो ऐसे उसमें कहीं पर भी आपको डायरेक्टली वो नहीं मिलेगा कि कोई वर्ड्स स्पेसिफिक होनी चाहिए, ये आपको एज पर फैक्ट्स ऑफ द केस ये इन्फ्रेंस ड्रॉ करनी पड़ेगी, प्रिजम्पशन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि बिकॉज ऑफ दीज फैक्ट्स, आउट ऑफ दीज फैक्ट्स वेदर इट वाज इंटेंडेड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप और नॉट। तो देखो ये तो हुआ कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा काम आसान करता हूँ आपका, है ना, टू द पॉइंट बात करते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया। अब देखो काम की बात, 5 मिनट में आपको जज बनाते हैं, है ना। आपको आएगा शॉर्ट नोट, जुडिशरी में क्या लिखना होगा जनाब, शॉर्ट नोट। तो 2-4 लाइनें आप ये लिखेंगे जो मैंने आपको नोट्स के रूप में भिजवा दी है आपको, इससे ज़्यादा क्वेश्चन लिखना आप लोगों ने। और आपको प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, आउट ऑफ फॉलोइंग केसेस विच इज रिलेटेड टू द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। उस टॉपिक, आज का जो टॉपिक है आपका इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इससे संबंधित कौन कौन से केस लॉज हैं, तो आपको रटा होना चाहिए। आपको जैसे आपके पेजेस पर मैंने लास्ट में शॉर्ट नोट बना दिए हैं, इसमें आपको जो नोट्स दिए हैं सबसे लास्ट वाले रो देखोगे, इंपॉर्टेंट केसेस, रोज, फ्रैंक, वेल्फर, जॉन्स, बैटरटन, मैरिड वर्सेस मैरिड, मैकग्रेगर वर्सेस मैकग्रेगर। तो 5 केसेस हो गए, 5 केसेस हो गए, इनका नाम रट लीजिए। और इनका नाम रटने से ही इस एक क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स का हो जाएगा। कैसे कि आउट ऑफ फॉलोइंग केसेस विच इज नॉट रिलेटेड टू द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। प्रीलिम्स का क्वेश्चन ऐसे होगा आपका। दूसरा मेन सा क्वेश्चन कैसे होगा, मेन सा क्वेश्चन होगा शॉर्ट नोट के रूप में आएगा। तो शॉर्ट नोट्स में आपको इन 5 केसेस को, इन 5 केसेस में 1 या 2 के तो में थोड़े फैक्ट्स को समझाएंगे आप, है ना।
और बाकी के केसेस के आप मेंशन जरूर करेंगे। तो 5 के 5 जो केस लॉज हैं आपको शॉर्ट नोट में मेंशन करने होंगे, आपका एक शॉर्ट नोट कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं इनके जो केस लॉज हैं इनके फैक्ट्स को ढंग से समझा देता हूँ ताकि आपको समझने में और बाद में रटने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कर लेंगे आप लोग? बात समझ में आ रही है मेरी आपको, है ना? चलिए इसी में आ जाइए। वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर का केस है, इसी में इंटेंशन नोट टू क्रिएट लीडरशिप वाज इम्प्लाइड, और एक बार प्रीलिम्स में यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। इन द केस ऑफ वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप वाज इम्प्लाइड और वाज नॉट इम्प्लाइड। तो नोट पर क्वेश्चन आया था कि इस पे इम्प्लाइड करी गई थी या नहीं करी गई थी। सबने इतना रट रखा था साहब कि वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर केस जो है दैट इज रिलेटेड टू द इंटेंशन, इस टॉपिक से रिलेटेड है। उसको फैक्ट्स पे ध्यान ही नहीं दिया, डिसीजन पे ध्यान ही नहीं दिया, तो वहां से क्वेश्चन कई लोग गलत हुआ था। आपका नहीं होना चाहिए। केस लॉस देख लीजिए, फैक्ट्स हैं क्या इसके पास। क्या कहते हैं फैक्ट्स, देखिए। दिस इज व्हाट वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर। हियर वाइफ इज द प्लेंटिफ, वाइफ इज द प्लेंटिफ, हस्बैंड इज द डिफेंडेंट। पीड़ित कौन है? पत्नी है। डिफेंडेंट कौन है? पति है। हस्बैंड ऑफ द प्लेंटिफ वाज डिफेंडेंट। क्या था ये? दिस हस्बैंड ऑफ द प्लेंटिफ, है ना, ही वॉज एम्प्लॉयड ऑन ए गवर्नमेंट जॉब इन सीलोन। सीलोन में भाई साहब की ड्यूटी थी, ये यहाँ पर पोस्टेड थे। कहाँ पर? सीलोन में, यानी कि आज की श्रीलंका में। ये रहा, ठीक है, ये रहा श्रीलंका, यहाँ पर पोस्टेड थे भाई साहब। ये रहे पति महोदय, ये रही पत्नी महोदय महोदया। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ फिर इसमें? डिफेंडेंट वेंट टू द इंग्लैंड विद हिज वाइफ ऑन लीव। ये डिफेंडेंट यानी कि जो पति महोदय हैं ये अपनी पत्नी के साथ कहाँ गए? दोनों पति पत्नी कहाँ गए? इंग्लैंड में गए। अब ये कहाँ पहुंच गए? देखो, नाउ दे आर इन इंग्लैंड, ये पहुंच गए। ये आपका फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फैक्ट्स मान लीजिए। दोनों पति पत्नी कहाँ पहुंच गए? इंग्लैंड में पहुंच गए यहाँ पर ये। उसके बाद में क्या हुआ? फॉर हेल्थ रीजंस वाइफ वॉज अनेबल टू अकम्पनी द हस्बैंड अगेन टू सिलोन। जब वे वापस आ रहे थे भाई साहब, वापस आए सिलोन के लिए, तो कौन आए? केवल पति महोदय आए, और पत्नी कहाँ रह गई? हेल्थ रीजंस की वजह से रह गई, इंग्लैंड में रह गई यहाँ पर ये। ओके, एंड देयरफॉर हस्बैंड ने क्या किया? हस्बैंड प्रोमिस्ड टू पे £30 per month to his wife as maintenance for the period she had to live apart। तो ये बहुत सिंपल से फैक्ट्स हैं। इसमें क्या फैक्ट्स हैं? एक पति पत्नी है, पति पत्नी है, कहाँ के रहने वाले हैं? इंग्लैंड के रहने वाले हैं। पोस्टेड कहाँ पर है? गवर्नमेंट जॉब में सिलोन में है, आज की श्रीलंका में है, और फिर छुट्टियों पर जाते हैं इंग्लैंड। वहां पर पत्नी हो जाती है बीमार। पति कहता है हाँ ठीक है तुम ही रहो, तुम्हारी हेल्थ नाजुक है, परेशान मत हो, मैं अकेला संभाल लूंगा, जी लूंगा किसी तरीके से भी, और तुम एक काम करो, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हें 30 पाउंड भेजूंगा, चिंता मत करो। पत्नी बेचारी भोली भाली पति की बातों में आ गई और वहीं रह गई। सही है। और पति वहां पर जाकर के क्या हुआ? एज यूजुअल हस्बैंड फेल्ड टू पे दिस अमाउंट, उसने उस अमाउंट को पेमेंट नहीं किया। समझे? लेकिन वो भूल गया था कि पत्नी इतनी भी भोली नहीं है। पत्नी गई कोर्ट कि देखो ये नालायक आदमी ने ये प्रॉमिस किया था, मुझे यहाँ छोड़ गया बीमार को, और मुझे पैसे नहीं दे रहा अभी। ही वॉज सूड बाय हर वाइफ फॉर द सेम। फॉर वो सेम का मतलब फॉर दिस मेंटेनेंस £30 पर मंथ के लिए सूट। अब यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज हुआ कि बाकी सारी बातें ठीक है, हस्बैंड ने कहा कि देखो वो सब सही है, मेजर है, फ्री कंसेंट दिस दैट है, लेकिन मैं तो ऐसे ही कह दिया था, इसका मन रखने के लिए कह दिया था मैंने तो। देयर वाज नो इंटेंशन ऑन माय पार्ट टू एंटर इनटू एनी काइंड ऑफ लीगल रिलेशनशिप। मैं कोई लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर रहा था उस समय। पत्नी परेशान थी, एक तरीके से सांत्वना देने के लिए मैंने कह दिया कि चिंता मत करो, मुझे क्या पता था कि कोर्ट आ जाएगी। तो बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट्स, आउट ऑफ दिस फैक्ट्स कोर्ट ने ये कहा, इट वाज हेल्ड इन दिस केस दैट there was no intention to create legal relationship। intention is very very important, ध्यान रखना। with what intention this contract was entered into, and therefore husband was not liable in this case। तो इस केस में ये बात कही गई। और क्यों कह रहा हूं मैं आपको, इस बात को दोबारा समझिए इस तरीके से। देखिए कि इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया, ये जो पॉइंट था यहाँ पर मैंने आपको समझाया था, उसको देख लीजिए एक बार ढंग से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
कि यहाँ पर ये जो बात मैंने समझाई थी आपको, जो वेरी डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट की कि दिस इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। वॉट एवर एग्रीमेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है उसी में ये इम्प्लाइड है कि इट शुड बी देयर शुड बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। और अगर यहाँ पर जो फैक्ट्स है यहाँ पर, इसमें क्योंकि वैसे झलकता नहीं है, दिखता नहीं है कि पति पत्नी में कहीं पर भी ऐसी इंटेंशन थी कि दे वर एंटरिंग इनटू any legal contract, therefore it was held that wife will not get even a single penny out of this and husband was allowed to be free from this। तो ध्यान रखना इस बात का, वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर। और कहां से, अब आ जाइए जुडिशियल एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग केसेस, निम्नलिखित कौन से केसेस में इट इज रिलेटेड टू द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर को मत भूलिएगा। दूसरी बात, वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर के आपको फैक्ट्स दे देंगे, ठीक है, मेंस में दे देंगे एक प्रॉब्लम के रूप में, और फिर आपसे कहेंगे डिसाइड। तो आपको फिर ऐसी के इसी लाइन पर आपको उसका आंसर को डिसाइड करना पड़ेगा। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। और तीसरा क्वेश्चन मेंस का मैंने बताया आपको, मेंस में वो आपको शॉर्ट में पूछ लेंगे, तो आपको वहां पर वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर के फैक्ट्स को नरेट करना पड़ेगा, फैक्ट्स को लिखना पड़ेगा उसमें। अब आ जाइए अगला केस इसमें, समझ पा रहे हैं आप इसको? नहीं, नेक्स्ट पर आइए भैया। इसी तरीके से नेक्स्ट केस है जोन्स वर्सेस पेटाबेटन का। जोन्स वर्सेस पेटाबेटन, अगेन नेक्स्ट केस जोन्स वर्सेस पेटाबेटन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। यहां पर क्या था इसमें देख लीजिए। वैसे देयर इज मिसेस जोन्स herself lived in Trinidad. Her daughter who had been divorced and had a young son lived in Washington and was serving in the Indian embassy there। तो यहां पर मामला है बेटी और माँ के बीच में। वहां पर कौन सा था, वहां पर भी क्लोज रिलेशनशिप का मामला था, पति पत्नी का मामला था। तो कोर्ट ने उसमें ये कहा कि प्रिजम्पशन ये था कि हस्बैंड वाइफ है, ऐसी बातें होती रहती हैं, तो देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जोन्स वर्सेस पेटाबेटन भी उसी लाइन पे जा रहा है अभी। मिसेस जोन्स कौन है, माँ है, उनकी बेटी कहाँ रहती है, उनकी बेटी रहती है वॉशिंगटन में, और डिवोर्स है, अपने बच्चे के साथ वहां रहती है, एंड शी इज डूइंग ए जॉब इन इंडियन एम्बेसी। तो इंडियन एम्बेसी में रहती है, वो सब जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि मदर है और उसकी डॉटर है, डिवोर्स है, वर्किंग है कहीं ना कहीं। और मदर क्या कहती है, मदर मीन्स मिसेस जोन्स persuaded her daughter to leave her job in Washington and study for the bar in England to become a barrister। तो माँ ने समझाया कि बेटी भविष्य संभालना है, भविष्य सुधारना है, अपने को आगे बढ़ाना है, तो ये नौकरी छोड़ो, छोटी मोटी नौकरियां छोड़ो ये, और जाकर के इंग्लैंड में बसो, इंग्लैंड में जाकर के पढ़ाई करो। तो नेचुरली पहले लड़की को थोड़ा दिक्कत आएगी, है ना, मना करेगी एक बार को। लेकिन जब मदर ने कहा कि देखो मैं तुम्हारा खर्चा दूंगी, मंथली अलाउंस, आई विल पे यू मंथली अलाउंस, जब तक तुम पढ़ती रहोगी, ड्यूरिंग हर स्टडीज फॉर द बार इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में जब तक तुम बैरिस्ट्री की पढ़ाई करती रहोगी, यानी कि लॉ की पढ़ाई करती रहोगी, तो मैं तुम्हें मंथली अलाउंस भेजूंगी। किसने कहा है, माँ ने कहा। किससे कहा है, बेटी से कहा। माँ ने बेटी से कहा। उसमें वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर में क्या कहा था, पति ने कहा था पत्नी से कि मैं तुम्हें मेंटेनेंस भेजूंगा हर महीने। यहां पर कौन कह रहा है, माँ कह रही है बेटी से पढ़ाई करो, मैं तुम्हें मेंटेनेंस भेजूंगी। ठीक है, तो कुछ ना कुछ पैरेलल्स मिल जाएंगे, क्लोज रिलेशनशिप है दोनों केसेस में। डॉटर रिलक्टेंटली एग्रीड, पढ़ने को कौन आसानी से मानता है, लेकिन मान गई। लेफ्ट द जॉब, वेंट टू इंग्लैंड। तब क्या हुआ बाद में, मिसेस जॉन्स बॉट ए हाउस इन इंग्लैंड, घर खरीदा। नाउ डॉटर वाज अलाउड टू स्टे इन द पार्ट ऑफ द हाउस एंड whereas other part was let out, the rent received from the part of the house was given to the daughter to cover her expenses। अब ये हुआ माँ का अरेंजमेंट, समझे, ये क्या अरेंजमेंट हुआ कि घर खरीद के दे दिया वहां पर एक, कि एक हिस्से तुम रहो, एक हिस्से को दोगे रेंट पे, और वहां से रेंट से जो कमाई होगी उससे तुम्हारी स्टडीज चलती रहेंगी, उससे तुम्हारी पढ़ाई का जो अलाउंस है, जो मैंने प्रॉमिस किया, वहां से आपको मिलता रहेगा। अब क्या हुआ, बाद में क्या हुआ कि बाद में माँ और बेटी में हो गए डिफरेंसेस। तो ईयर को छोड़ दीजिए, ईयर रटने की जरूरत नहीं है। सम डिफरेंसेस अरोज बिटवीन मिसेस जॉन्स एंड हर डॉटर, बेटी में और माँ में डिफरेंसेस हो गए, यानी कि मतभेद हो गए, और माँ तो माँ होती है। फिर उसने कहा कि बेटी ऐसा है, निकलो मेरे घर से। बेटी ने कहा कि अच्छा अब मैं बैरिस्टर बनने वाली हूँ, समझे, तो अब मैं नहीं निकलूंगी।
मदर ने क्या किया, इविक्शन का सूट लिया, एक्शन टू इविक्ट, एक्शन टू इविक्ट फॉर डॉटर, ये लेकर के आई। एंड टिल दैट टाइम डॉटर हैड नॉट कंप्लीटेड हर स्टडीज फॉर दैट बार, ये एक बात थी। अब आगे बढ़ते हैं। The daughter contended that in view of the promise made by her husband, her mother, she was legally bound to maintain her until she completed her studies. It was held that there was nothing to indicate that there was an intention to create legal relationship between the parties। उन्हीं लाइन पे लड़की ने कहा कि जनाब मेरी अभी स्टडीज कंप्लीट नहीं हुई हैं, आई हैव नॉट कंप्लीटेड द लॉ। तो अब तब तक मेरे, जब तक लॉ कंप्लीट नहीं हो जाए, जब तक मेरी स्टडीज कंप्लीट नहीं हो जाए, माय मदर इज बाउंड। तो अगेन उसी वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर की लाइन पर ही इसको कि ये क्लोज रिलेशनशिप के बीच का एक मैटर था, यहाँ पर कोई भी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं थी। देयरफॉर मदर इज नॉट बाउंड टू मेंटेन यू इन फ्यूचर, उसका कोई लीगल राइट नहीं है तुम्हारा उन पर मेंटेनेंस क्लेम करने का। वो ठीक है, एक कर्टसी अरेंजमेंट था उनकी तरफ से, but you cannot force her to give you maintenance because of this। and therefore at last what happened, समझे, the action of the mother was, mother's action against the daughter was succeeded। तो मदर को सफलता मिल गई इसमें। तो ध्यान रखिएगा, दोनों के जो ये जो है केस है, वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर हुआ या जोन्स वर्सेस पेटाविटन हुआ, इन दोनों केसेस में सिमिलर पैरेलल क्या है, बोथ आर रिलेटेड टू द, बोथ पार्टीज वर इन नियर रिलेशनशिप टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत क्लोज रिलेशनशिप में थी। एक में पति पत्नी थे और दूसरी में माँ बेटी हैं। दोनों में क्या कहा गया है, दोनों में मंथली अलाउंस की बात की गई है। पति ने कहा मैं तुम्हें मंथली अलाउंस भेजूंगा मेंटेनेंस के लिए, मदर ने कहा कि बेटी तुम पढ़ाई करो, मैं तुम्हें मंथली अलाउंस दूंगी। लेकिन दोनों ने ही एक पॉइंट उसने दिया ही नहीं, इसने मदर ने कुछ दिन दिया और बाद में मना कर दिया उसको। ठीक है, तो इसी के बेस पे कहा गया कि देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट। अब देखो इसमें क्या है कि अगर ये पढ़ जाएंगे आप आगे, है ना, तो आपको हो सकता है कि आपको इसमें बहुत सारे लीगल फॉल्ट्स रह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जैसे मैं खुद फाइट कर सकता हूँ उस पर, इसके अगेंस्ट जा करके, लेकिन उतने डिटेल में आपको जाना नहीं है। आपको उन्हीं लाइंस पे लॉ समझना चाहिए जिन लाइंस पे लॉ को स्टैब्लिश कर दिया गया है, जहां पे जो लीगल पैरामीटर्स है वो स्टैब्लिश हो चुके हैं। और वो क्या है कि व्हेन देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, देयर विल नॉट बी ए वैलिड ऑफर और देयर विल नॉट बी एनी लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो प्लीज लेट मी नो आपको बात समझ में आई है नहीं आई, हाँ ना बताइए। अब देखिए, क्योंकि क्वेश्चन मेंस में आपका यही बन सकता है, एक मेंस में क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं आपसे कि क्लोज रिलेशनशिप में अगर एग्रीमेंट होता है, इस तरीके की एक रिलेशनशिप है और वहां पर कुछ पार्टीज एग्री करती हैं, तो वहां पर जनरल प्रिजम्पशन ये है कि देयर विल नॉट बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो हमने दो केस देख लिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है ऐसा हो कि अगर क्लोज रिलेशनशिप में है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वहां पर उस तरीके की इंटेंशन नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है कई बार कि क्लोज रिलेशनशिप में भी है और तब भी वैसी इंटेंशन है। उसी के थर्ड केस लॉ है और वो रहा ये, देखिए, इट मे बी नोटेड दैट ऑल्दो इन केस ऑफ क्लोज रिलेशनशिप there may be generally no intention to create legal relationship, but if an agreement clearly contemplates an intention to create legal relationship, the parties become bound thereby। merit versus merit का केस पढ़ते हैं इसको, देखिए हम ये, तो क्या बात समझाई जा रही है, देखिए कि जनरली इट हैपन्स कि क्लोज रिलेशनशिप में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होती है, लेकिन अगर कहीं पर ऐसा है, क्लियरली इंटेंशन रिफ्लेक्ट हो रही है, तो जस्ट बिकॉज कि वो क्लोज रिलेशनशिप में है इसीलिए वो बाइंडिंग नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। तो जनरल प्रिजम्पशन ऐसा ही है, ऐसा ही होता है क्लोज रिलेशनशिप में, एज हैपेंड इन वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर, एज हैपेंड इन जोन्स पेटाबिटन, देयर वाज नो इंटेंशन, बट समटाइम्स इट मे हैपन कि देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप और उसके बावजूद भी देयर वाज एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, जैसे कि मेरिट वर्सेस मेरिट में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, पढ़ लीजिए फैक्ट्स को।
हस्बैंड एंड वाइफ वर जॉइंट ओनर्स ऑफ ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के जॉइंट ओनर्स थे हस्बैंड एंड वाइफ, पति पत्नी, विच वॉज सब्जेक्ट टू ए मॉर्गेज टू ए बिल्डिंग सोसाइटी, वो गिरवी रखा हुआ था बिल्डिंग सोसाइटी पे, यानी कि उसकी जाएंगी ईएमआई। अब क्या हुआ, द हस्बैंड लेफ्ट द मैट्रिमोनियल होम टू लिव विद अनदर वुमन, एट दैट टाइम एट द इंसिस्टेंस ऑफ द वाइफ द हस्बैंड साइंड ए नोट सेइंग दैट। समझ में बताइए आपको, एक है नायक नायिका, पति पत्नी, सही है, पति पत्नी साथ में रह रहे हैं, चलो घर ले लेते हैं साथ साथ, ठीक है, दोनों ईएमआई भरेंगे, दोनों ईएमआई भरेंगे, चलिए। अब दोनों ने जॉइंट ओनरशिप में एक मकान ले लिया, जिसको मॉर्गेज कर दिया, यानी कि लोन पे लिया, और उसकी अब जानी है किस्त। कुछ दिनों बाद हस्बैंड कहते हैं कि सुनो प्रिय, मैं तो जो सामने वाली है ना उसके साथ जाकर रहूंगा। ये क्या बात हुई, कह रहा नहीं, मैंने बैग पैक कर लिया और अब मैं जा रहा हूँ। कह रुक जा भाई, इस मकान का क्या, इस किस्तों का क्या, कह रहे हाँ वो सब सही है, वो मैं तेरे नाम कर देता हूँ, ठीक है, वो मैं तेरे नाम कर देता हूँ, लेकिन बाकी की जो ईएमआई है वो तुम खुद भरोगी, वो मैं तुम्हारे नाम कर देता हूँ। तो देखिए क्या है, क्या एग्रीमेंट किया इन लोगों ने। द हस्बैंड साइंड ए नोट, रिटन एग्रीमेंट किया इन्होंने, क्या किया कि द वाइफ विल पे ऑल द आउटस्टैंडिंग अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस एंड इन रिटर्न आई विल एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इनटू योर सोल ओनरशिप। तुम जितना भी बकाया है वो तुम पेमेंट करोगी, और उसके बदले में मैं तुम्हारी सोल ओनरशिप में, अभी है ये जॉइंट ओनरशिप, और फिर मैं तुम्हारी सोल ओनरशिप में इसको ट्रांसफर कर दूंगा प्रॉपर्टी को, यू विल बी द सोल प्रोप्राइटर ऑफ दिस। अब ये जो एग्रीमेंट हुआ, इसके केस में ये बात कहेगी, इट वॉज क्लियर दैट द पार्टीज इंटेंडेड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप एंड देयरफॉर हस्बैंड वाज बाउंड टू कॉपरेट। यहां पर फिर हस्बैंड ने कहा कि देखा, वेलफेयर में तो देखो हस्बैंड वाइफ थे ना, पगली वो कोई इंटेंशन नहीं होती, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। कह रहे ना, वो वेलफेयर अलग होगा मामला, यहां बात है प्रॉपर्टी की, रिटर्न में प्रॉपर्टी की मैंने पेमेंटें की है भाई, भाई नहीं मतलब पति, समझे। तो इसलिए इन दिस केस हस्बैंड वाज बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। तो इन दिस केस में कहा गया कि नो, क्लियर कट इंडिकेशन है कि बोथ द पार्टीज एंटर्ड इनटू ए लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर दिस वाज, अब कॉन्ट्रास्टिंग आ गया। पहला केस वेलफेयर से वेलफेयर है ना, दूसरा केस हो गया जोन्स वर्सेस पैटरबर्टन का हो गया, दोनों ही केस में क्लोज रिलेशनशिप में थी। मैरिड वर्सेस मैरिड में भी क्लोज रिलेशनशिप है, यहां पर भी हस्बैंड एंड वाइफ है, लेकिन फैक्ट्स दूसरे हो गए। इस केस में जो सर्कमस्टेंसेस है वहां से रिफ्लेक्ट होती है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, देयरफॉर इट वाज हेल्ड इन दिस केस दैट हस्बैंड इज बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। प्लीज लेट मी नो आपको समझ में आया नहीं आया। तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कंपैरेटिवली आपको समझ में आ जाए और आपको फैक्ट्स रट जाए हैं पर ही, हाँ है ना। Sometimes the parties may expressly mention that it is not a formal or legal agreement. ये नेक्स्ट केस है रोज एंड फ्रैंक कंपनी वर्सेस क्रॉम्पटन बी ब्रोस लिमिटेड, समझे। तो समटाइम्स द पार्टीज में एक्सप्रेसली मेंशन दैट इट इज नॉट ए फॉर्मल और लीगल एग्रीमेंट। अब पार्टीज ने ही कह दिया यहां पर कि अगर रोज फ्रैंक में क्या गया कि भैया ये पार्टीज ने खुद मेंशन कर दिया कि ये फॉर्मल लीगल कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं है, तो यहां तो बात ही खत्म हो गई। इसमें पढ़ लेते हैं, इसमें बस ये क्या कहा गया, एग्रीमेंट का पार्ट है कि दैट अरेंजमेंट इज नॉट एंटर्ड इनटू ए फॉर्मल और लीगल एग्रीमेंट एंड शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू लीगल जुरिस्डिक्शन इन लॉ कोर्ट्स, दैट इट विल बी कैरिड थ्रू बाय द पार्टीज विद म्यूचुअल लॉयल्टी एंड फ्रेंडली कोऑपरेशन। इस केस में पार्टीज ने खुद क्या कह दिया कि भैया इस केस में जो भी है कि जो हमारा जो अरेंजमेंट है वो हम लोग आपसी भाईचारे में म्यूचुअल एक रिलेशनशिप के बेस पे करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। यहाँ इसके बेस पे हम कहीं कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो कोई भी कोर्ट में नहीं जाएगा, कोर्ट का मतलब ही नहीं है जाने का इसमें। तो अगर पार्टीज ने ऐसा कह दिया तो भले ही वहां पे कोई एग्रीमेंट हुआ हो या कोई अरेंजमेंट हो, बिकॉज इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप इज एब्सेंट, अगेन दिस विल नॉट बी ए लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। कर लेंगे आप बस। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में भी कुछ कहा गया था इसमें, देखिए क्या कहा गया था ये समझ लीजिए।
The test to know the intention of the parties is objective and not subjective merely because the promisor contends that there was no intention to create legal relationship would not exempt from him from liability. क्या मतलब है इसका, समझ लीजिए. कार्लिस वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल कोल कंपनी, हम पढ़ेंगे इसको केस लॉ आगे. इस केस में ये कहा गया कि जो इंटेंशन है, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज क्या थी. देखो जहां पे रिटन आ गया, जैसे कि रोज फ्रैंक में उन्होंने सीधा सीधा कह दिया. रोज फ्रैंक में क्या कहा कि दिस अरेंजमेंट इज नॉट एंटर्ड इनटू एज फॉर्मल और लीगल एग्रीमेंट. तो स्पष्ट रूप से क्लियरली मेंशन्ड है. फिर तो बात ही खत्म होगी. प्रिजम्पशन करने का गुंजाइश ही नहीं है. देयर इज नो चांस फॉर प्रिज्यूमिंग एनीथिंग व्हेन देयर इज समथिंग एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन दैट केस. बट ये कह रहे हैं जनाब आला कॉल में कि otherwise we will see from the facts of the case, court will see कि what was the real intention of the parties merely because the promisor contends that there was no intention. केवल प्रोमिसर के कहने से उसकी सब्जेक्टिविटी पे डिपेंड नहीं करता कि इंटेंशन थी या नहीं थी. इसका एक ऑब्जेक्टिव तटस्थ एक प्रॉपर तरीके का एक टेस्ट होगा जो हम करेंगे. कोर्ट देखेगी वेदर देयर वाज एन इंटेंशन और नॉट. तो दिस वाज कार्लिस वर्सेस कार्बोलिक. ये आपके केस लॉज हैं, है ना. वेलफेयर वैसे वेलफेयर हुआ, जोन्स पेडल्टन हुआ, मेरिट वर्सेस मेरिट हुआ और रोज फ्रैंक मैंने कराए. ये आपके 5 केस लॉज मैंने आपको बता दिए. इसमें रोज फ्रैंक एक और है, वो लिख लीजिए. एक और आएगा मी ग्रेगर. मी है मिक होगा मेरे ख्याल से, चेक कर लीजिए अपनी बुक में, बांगियर वाली बुक में है. तो दिस टॉपिक इज ओवर फ्रॉम माई साइड. एक केस लॉ और है जो आपके नोट्स में दिया हुआ है, देख लीजिएगा. मी ग्रेगर वर्सेस मिक्रेगर. तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, फ्रेम कर दूं आपके लिए एक बार. ले लीजिए, फ्रेम कर देता हूं. ये रहा, देखें. विच आउट ऑफ फॉलोइंग केसेस इज ऑब्लिक आर रिलेटेड टू intention to create legal relationship. Number 1 welfare versus welfare. Number 2 Jones versus Pendleton. Third merit versus merit. Fourth all of above. तो उस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, हम कर लेंगे आप लोग. और ऐसे केसेस में जनरली जो नोट्स बनाने वाला काम है वो यही है कि क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, देखो ये, और मैंने कहा 100% हमारी परफॉर्मेंस होनी चाहिए. तो ऐसे केसेस में करना यही है कि हमें जो केस लॉज के नोट्स है टॉपिक वाइज, कुछ की तो मैं दे ही दूंगा, चलिए आपको ऐसे सिंपल जैसे मैंने बताया आपको. तो टॉपिक का नाम लिखेंगे यहाँ पर, टॉपिक का नाम ऊपर, इंटेंशन टू क्रिएट रिलेशनशिप, केस लॉज के नेम 1 2 3 4 5, केस लॉज के कौन कौन से केसेस हैं. इतना भी रट लिया आप लोगों ने, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो लिख देंगे अब आप लोग, मैंने समझा दिया, ये नहीं भूलेंगे आप. वहां पर क्या दिक्कत है कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भूल जाएंगे आप कि कौन कौन से केस लॉज थे, केस लॉज के नाम भूल जाओगे. तो केवल केस लॉज के टॉपिक वाइज नोट्स होने चाहिए और उन्हीं को रटना है बार बार, ये भूलना नहीं है बस. तो प्लेन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आपके मेंस का शॉर्ट नोट भी लिख पाओगे. देखिए इन वीडियोस के बारे में आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये इनकी जो अप्रोच है वो है एग्जाम में कैसे आएगा. आपको बुद्धिजीवी बनाने की प्रयास नहीं किया गया है. तो अगर आपको ये प्रयास समझ में आया हो और आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज हेल्प अस स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दिस चैनल सो दैट कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे, बहुत से खासकर ऐसी गर्ल्स होंगी जिनको उतनी अच्छी क्वालिटी कोचिंग नहीं मिल पा रही है. तो हेल्प देम, हेल्प योरसेल्फ, हेल्प अस. Thank you very much and share these videos. Thank you.